हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बबीता आपको कई लेक्चर दे चुकी हूँ सामाजिक स्त्रीकरण के। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है। उसके बाद मैंने सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं के विषय में आपको बताया और उसके बाद में मैंने जो कई विद्वान थे उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण के आधार के विषय में जो अपने विचार दिए थे उन विचारों को मैंने प्रस्तुत किया। आज मैं आपको सामाजिक स्त्रीकरण का प्राणशास्त्रीय आधार, मैंने आपको बताया था दो आधार होते हैं। अंत में निष्कर्ष ये निकाल के बताया था कि प्राणशास्त्रीय आधार और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, दो आधारों में अंत में इसको माना गया है, इसके आधार को। तो आज मैं आपको सामाजिक स्त्रीकरण का प्राणशास्त्रीय आधार क्या क्या होते हैं इसके विषय में बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है लिंग। तो समाज में उच्च निम्न की भावना जो है लिंग के आधार पर भी बहुत अधिक प्राचीन समय से ही मानी जाती रही है। स्त्रियों को कमज़ोर माना जाता है और पुरुषों को जो है पुरुषों की ही चलती है, पुरुषों को वर्चस्व इस समाज में दिया जाता है, जबकि स्त्रियों का उतना वर्चस्व नहीं है, पुरुषों से उनका वर्चस्व कम है। तो इस प्रकार से लिंग भी जो है प्राणशास्त्रीय आधार है सामाजिक स्त्रीकरण का। दूसरा है आयु। अब आयु कैसे आधार माना जाता है? जैसे शिशु होते हैं, फिर उसके बाद किशोर होते हैं, फिर उसके बाद वयस्क होते हैं और उसके बाद आते हैं वृद्ध लोग। तो जो वृद्ध लोगों को अधिक वरीयता दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि ये वृद्ध लोग जो है काफ़ी अधिक अनुभवी होते हैं, है ना। ग्राम पंचायत का सदस्य जो बनाया जाता है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को ही बनाया जाता है। तो ये भी एक आधार हो गया सामाजिक स्त्रीकरण का प्राणशास्त्रीय। और तीसरा है प्रजाति। प्रजातियां जो है कई प्रकार की होती हैं, जहाँ पर कई प्रजाति के लोग रहते हैं, है ना। तो जहाँ पर बहुत सी प्रजाति के लोग रहते हैं, तो जिस प्रजाति के लोग सत्ता में हैं, शासन में हैं, तो उस प्रजाति के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। जबकि जिसके यहाँ पर कोई, जिस प्रजाति का व्यक्ति सत्ता में नहीं है, तो उसका वर्चस्व कम होता है। तो इस प्रकार से अमेरिका और अफ्रीका की बात की जाए तो वहाँ पर गोरे लोगों को ही वहाँ का जो श्रेष्ठ व्यक्ति चुना जा सकता है, काले लोगों को, निग्रो प्रजाति के लोगों को वहाँ पर श्रेष्ठ नहीं माना जाता है ना। तो इन्हीं को ही उच्च पद पर आसीन किया जाता है। अगला है जन्म। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही जो उच्च कुल में जन्म लिया, उच्च वंश में जिसने जन्म लिया, है ना, उच्च जाति में जन्म लिया, तो जातिवाद ये कहाँ से आया? उच्च नीच की भावना जो है जातिवाद से बहुत अधिक फैलती है ना। समाज में उच्चता और निम्नता का स्तर जो है वो जाति से बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जातियों में जो उच्च जाति में जन्म लिया वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और जिसने निम्न जाति में जन्म लिया उनको उच्च जाति वाले निम्न समझते हैं। तो इस प्रकार से जाति का भेदभाव जो है बहुत अधिक उच्चता और निम्नता या सामाजिक स्त्रीकरण को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शरीर में हष्ट-पुष्ट होता है, बौद्धिक क्षमता जिसकी अधिक होती है, IQ अधिक होती है ना, और वो जो कुशल है, प्रशिक्षित है, एक होता है कुशल और एक होता है अकुशल। अकुशल मतलब जो बुद्धि कम रखता हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो कुशल होते हैं, जो हष्ट-पुष्ट होते हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता अधिक है, जिसकी कुशलता अधिक है, जो अधिक परिश्रमी है, उनको श्रेष्ठ माना जाता है। और जो कम परिश्रमी है, आलसी है ना, जिसकी बुद्धि कमज़ोर है, तो उसको निम्न श्रेणी में, निम्न स्तर में माना जाता है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक स्त्रीकरण के प्राणशास्त्रीय आधार हैं
वो सब इस पर निर्भर करते हैं। लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता पर। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त कर रही हूँ और अगले लेक्चर में मैं आपको फिर मिलूँगी।